हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बटन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज आज हम लोग पढ़ेंगे आर्तव चक्र क्या होता है, मासिक चक्र किसे कहते हैं और रजो धर्म किसे कहते हैं। सबसे पहले सभी स्त्रियां जो होती हैं यौनारंभ के पश्चात प्रत्येक माह एक पूर्ण विकसित अंड यानी कि डिंब का उत्सर्जन करती हैं। एक अंड या डिंब बनाती हैं, उसका क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। स्त्री शरीर में प्रत्येक माह होने वाली यह जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, रजोधर्म मासिक चक्र या आर्तव चक्र कहलाती है। मतलब जब सभी स्त्रियां किशोरावस्था में आती हैं, जब 12 से 13 साल की होने लगती हैं, तो वह एक अंड या डिंब उनकी ओवरी में उसका क्या निर्माण होता है और निर्माण होकर के प्रत्येक माह उसका उत्सर्जित होना क्या कहलाता है, आर्तव चक्र मासिक चक्र या रजोधर्म कहलाता है। यह प्रक्रिया मासिक चक्र के दौरान अंडाशय ओवरी के द्वारा एक डिंब, जो अंडा को ही डिंब बोलते हैं, तो उत्पादित होता है। अंडाणु जो होता है कहाँ उत्पादित होता है, तो ओवरी में उत्पादित होता है। जो कि अंडवाहिनियाँ जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ऐसे जो फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं उनसे गर्भाशय में आता है। उनसे कहाँ आता है, गर्भाशय जो बना होता है गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में आता है, गर्भाशय में डिंब का क्या होता है, पोषण होता है। उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। पोषण होता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है और वहाँ पे क्या होता है, वो निषेचन के लिए विकसित होता है। जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो वह ओवरी में क्या होगा, वह निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, विकसित होगा, उसका विकास होगा। जब वह विकसित होता है, इसी दौरान जो गर्भाशय की जो आंतरिक परत है, जो इंडोमेट्रियम होते हैं, जैसे गर्भाशय हुआ, जिसकी आंतरिक परत होती है वो क्या होती है, मोटी हो जाती है। मोटी क्यों हो जाती है भैया, मोटी इस वजह से हो जाती है ताकि वो गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार कर सके। जब मोटा गर्भाशय होगा तभी तो उसमें बच्चा रुकेगा, इतना भारी बच्चा रुकेगा। तो वो इस चीज़ को सोच करके क्या, गर्भाशय की जो अंदर की एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो कैसी हो जाती है, मोटी होने लगती है, अपने आप को गर्भावस्था के लिए तैयार करने लगती है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, यदि इस दौरान पुरुष का जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, वह जो एग होता है, मतलब स्पर्म से एग अगर फर्टिलाइज कर गया, ये एग है, ये स्पर्म आया, अगर इससे फर्टिलाइज कर दिया तो यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर नहीं कर पाता है तो डिंब क्या होता है, जो अंडाणु होता है, गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है जो मोटी हुई, तो ये दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ से क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं। और जब अलग हो जाता है तो ये अंडाणु जो होता है वो बाहर निकलने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं, रक्त स्त्राव कहते हैं। तो आइए अब आगे समझते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, यदि अंडाशय द्वारा अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के पश्चात, जैसे कि आपका मतलब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आया फीमेल में, जो हो क्या हुआ, जैसे मासिक चक्र आया या मासिक धर्म आया या फिर पीरियड आया, तो उसके बाद क्या शुक्राणु अगर आ जा रहा है, जो अंडे को है, जो शुक्राणु आने के बाद एग को क्या कर रहा है, अंडाणु को क्या कर रहा है, निषेचित कर दे रहा है। तो यहाँ के जब निषेचित हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या होगी, यहाँ यह जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो क्या जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ गर्भाशय में परिवर्तित होकर फिर गर्भाशय में परिवर्तित हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, शिशु वहाँ पे जन्म हो जाएगा। इस दौरान क्या होती है, मासिक चक्र की प्रवस्था 9 से 10 महीने तक रुक जाती है, क्योंकि जो अंडाणु हो गया वो फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद क्या हो गया, वहाँ पे शिशु बन गया। जब तक डिलीवरी, मतलब जब तक प्रसव नहीं होगा महिला का, तब तक क्या होगा, पीरियड नहीं आएगा, तब तक अंडाणु नहीं बनेंगे। यह अवस्था गर्भधारण की अवस्था कहलाती है, प्रेगनेंसी की अवस्था कहलाती है। मतलब प्रेगनेंसी जब होती है तब मासिक धर्म या मासिक चक्र नहीं आता है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग देख लेंगे कि मासिक चक्र में कौन कौन से हार्मोन्स का क्या क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले मासिक चक्र में हार्मोन्स का प्रभाव देखेंगे। मासिक चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया अंतःस्रावी जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उस पर डिपेंड होती है, उस पर नियंत्रित होती है, क्योंकि जब एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वही हार्मोन्स रिलीज करता है। जब हार्मोन्स रिलीज होंगे तभी तो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया होगी।
तो सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो किसका होता है? हार्मोन्स का होता है। सबसे पहले पुट्टक उद्दीपक हार्मोन्स यानी कि FSH, इसकी फुल फॉर्म है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसको बोलते हैं। यह हार्मोन्स पीयूष ग्रंथ जो होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मनुष्य की, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, कि गैनोडोट्रोपिक कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड की जो टक उद्दीपक हार्मोन्स होता है, जो FSH होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की गैनोडोट्रोपिक जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनसे कौन सा इस हार्मोन से स्रावित होता है? तो FSH स्रावित होता है। यह शरीर के विकास, जैसे शरीर का विकास जब यौवन में परिपक्वता लाता है ये, और प्रजनन आदि प्रक्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जो यौवन होता है, यौवन की परिपक्वता को और प्रजनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? FS, मतलब प्रेगनेंसी होनी है कि नहीं होनी है, और ये सब किसके कंट्रोलिंग में होता है? तो FSH के कंट्रोलिंग में होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है? LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। यह हार्मोन्स भी पीयूष, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो मास्टर ग्लैंड होती है, उसके गैनोडोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। यह स्रावित किया जाता है, और यह क्या किया जाता है? निर्मित किया जाता है, इतना याद रखना। FSH जो होता है वह संश्लेषित किया जाता है, मतलब यानी क्या किया जाता है? संश्लेषण उसका होता है, और इसको क्या किया जाता है? वहाँ पे निर्मित किया जाता है। स्त्रियों में इस हार्मोन्स का अधिक स्राव अंडाशय द्वारा अंडोत्सर्ग तथा कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है। जो कार्पस ल्यूटियम हुई, जो कोशिका हुई, और उसके विकास को क्या करता है? प्रेरित करता है। अंडाणु की जो कोशिका होती है, उसके विकास को क्या करता है? प्रेरित करता है। और जो अधिक स्राव अंडाशय द्वारा होता है, अंडोत्सर्ग को भी क्या करता है? प्रेरित करता है, कि जाओ भैया, अब तो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, अब तो तुम जाओ, निकल जाओ बाहर। तो इसको क्या करता है? प्रेरित करता है। चलिए अब आइए आगे। कार्पस लूटियम अंडाशय में स्थित एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो अंडाशय में स्थित होती है। अभी दिखाते हैं आपको। जो अंडाशय में स्थित, जैसे ये बना, इसके अंडाशय में जो स्थित होती है वो क्या होती है? अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, जो उच्च मात्रा में क्या स्रावित करती है? कार्पस लूटियम, हमेशा याद करना, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती है। और जब ये प्रोजेस्टेरॉन स्रावित नहीं करेगी, जब प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करना बंद कर देगी, वहीं पे क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सामान्य ग्रंथि है जो उच्च मात्रा में क्या करती? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती। सामान्य मात्रा में एस्ट्राडियाल तथा इन इनहिबिन जो होता है, इनहिबिन ए, तथा अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन का स्राव करती है। प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करती है, एस्ट्राडियाल को स्रावित करती, इनहिबिन ए को स्रावित करती है, और एस्ट्रोजन को भी ये कार्पस ल्यूटियम स्रावित करती है। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं और एस्ट्रोजन क्या होते हैं देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स का अंडाशयों के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं, उसका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंडाणु के द्वारा किया जाता है। ये हार्मोन स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करते हैं। स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि आवाज़ का मीठा होना, उनमें स्तनों का विकास होना, उनमें मैं सबसे बढ़िया तो द्वितीय लैंगिक का एग्जाम्पल आपके लिए आर्तव चक्र जो मासिक धर्म होता है, ये होता है। और उनके गुप्तांगों में हेयर आना, तो क्या होते हैं? ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। और विकास करना और मानसिक चक्र को सामान्य बनाए रखना, प्रजनन अंगों को विकास करना, जो प्रजनन अंग होते हैं उनको डेवलप करना, उनको विकसित करना, उनको प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना, उनको निषेचन के लिए तैयार करना। तो इसका किसका वर्क होता है? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का वर्क होता है। जिसको ब्लीडिंग नहीं होती है, जिसको मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म नहीं आता है सही से, और या फिर किसी चीज़ की कमी होती है, तो उन महिलाओं को क्या होता है? उनको बेबी नहीं होते हैं, और लोग उनको, पर वो होती है एक बीमारी जो डॉक्टर के थ्रू इलाज करने से सही हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सही हो जाती है। आजकल तो बहुत सारे जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह की सुविधा चली है, तो जिससे अंडाणु को बाहर फर्टिलाइज करके फिर माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है विकास होने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब आवर्त चक्र जो नहीं, आर्तव चक्र, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, को इसको कहेंगे आर्तव चक्र। क्या बोलेंगे? आर्तव चक्र, वो लिखने में हो गया बाय मिस्टेक। आर्तव चक्र बोलेंगे। मादा प्राइमेट जो फीमेल होती हैं, देखो चाहे
फीमेल हुई चाहे वो औरत हुई, चाहे वो गाय हुई, चाहे बकरी हुई, सब में क्या होता है, मासिक धर्म होता है। जब मासिक धर्म होगा भाई तभी तो बच्चा होगा। तो मासिक धर्म कोई ये तो है नहीं कि फीमेल ही बच्चा पैदा करती, बच्चा तो देखो फीमेल क्या औरत ही बच्चा करती है, पैदा करती। गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, तो जितने भी एनिमल्स हुए जो बच्चा देते हैं और जो फीमेल हैं जो स्तनधारी हैं, तो उनमें क्या होगा, मासिक धर्म होगा। मासिक धर्म कितने दिन का होता है, तो 28 से 29 दिन की इसकी अवधि होती है। इसकी 4 प्रवस्थाएं होती, पहले रक्तस्रावी प्रवस्था, पुटकीय प्रवस्था या प्रचुरोद भवन अवस्था, अंडोत्सर्ग प्रवस्था और स्त्रावी ल्यूटियम प्रवस्था। रक्तस्रावी प्रवस्था होती 0 से 5 दिन की होती है। पुटकी प्रवस्था 5 से 14 दिन और 8 से 10 दिन की भी हो सकती है। अंडोत्सर्ग अवस्था 14 से 16 दिन की होती है। 14 से 16 मतलब आपकी 15 हुई और 16 हुई, तो ये आपकी 2 दिन की अवस्था मानी जाएगी। स्त्रावी लुटियम अवस्था ये 16 से 18 या 16 से 29 दिन की होती है। इसको 11 से 15 दिन की अवस्था भी कहा जाता है। देखो जो ये अवस्थाएं होती हैं, ये अवस्थाएं होती हैं एकदम फिक्स होती हैं कि देखो जैसे कभी प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई या फिर ऐसे वीकनेस हुई, कभी कभी 3 या 4 महीने या साल भर औरतों की क्या होता है, पीरियड नहीं आते हैं। डिलीवरी के बाद मोस्टली ऐसे केस होते हैं कि औरतों को 1-1, 2-2 साल के लिए जो मासिक धर्म होता है वो नहीं आता है। कभी कभी कमजोरी भी हो जाती है महिलाओं में जिसकी वजह से नहीं आता, या फिर कोई कुछ भी मतलब कोई शारीरिक दिक्कत हो गई या फिर ज़्यादा सोचने की वजह से या कुछ भी हुआ, तो जब नहीं आता है और उसके बाद जैसे साल भर के बाद आया या 2 साल के बाद आया, जैसे कि जब अंडा बनना ओवरी में स्टार्ट होगा उसके 14 दिन के बाद 14 दिन के बाद जो होती है, क्या होता है, स्त्रावी लुटियम प्रवस्था होती है। तो इसका मतलब जैसे कोई 50 या 60 दिन के बाद आया, तो इसमें क्या करेंगे, 14 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका कितना हुआ, 6 हुआ, ये 6 हुआ, यहाँ पे आपका कितना हुआ, 4, मतलब 46 दिन पहले अंडोत्सर्ग पुनरुद्भवन हुआ होगा, तभी तो अंडोत्सर्ग प्रवस्था है। उसके बाद क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई और क्या हुआ, मासिक धर्म आया। अब आगे समझते हैं। अगर अंडा बनेगा, अगर ओवुलेशन होगा, अगर अंडा बनेगा, ये दोनों अवस्थाएं फिक्स होती हैं। अगर एग बना तो फिर वो बाहर जरूर आएगा, फिक्स है। लुटियम प्रवस्था के थ्रू क्या होगा, ब्लीडिंग होगी जरूर। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, अगर एग बन गया, अगर एग बन गया उसके बाद ब्लीडिंग नहीं हुई, उसका मतलब क्या हुई, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। हो भाई प्रेगनेंसी, बधाई हो भाई, प्रेगनेंसी हो गई। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रक्तस्रावी प्रवस्था। रक्तस्रावी प्रवस्था क्या होती है, मादा प्राइमेट जो होते हैं उनमें होने वाले चक्र, जो आर्तव चक्र जो होता है, मेंस्ट्रुअल जो आर्तव जो मासिक धर्म होता है उसे कहते हैं, पहली अवस्था हो गई। सामान्य जनों की भाषा में इसे मासिक धर्म बोला जाता है या माहवारी भी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रजो धर्म की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है। इसे देखो जब पहली बार जब मासिक चक्र आता है, जब पहली बार मासिक धर्म होता है तो आता है, तो इसे क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। मतलब पहली बार देखा गया तो क्या हुआ, रजो मासिक धर्म को कहते हैं रजो दर्शन। जब पहली बार आता है तो उसे रजो दर्शन कहा जाता है। स्त्रियों में आर्तव चक्र जो होता है 28 से 29 दिनों की अवधि होती है, अभी हमने आपको बताया। और एक रजोधर्म दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र का आर्तव चक्र कहा जाता है। मतलब एक आया, उसके बाद आने के बाद जब फिर दूसरा चालू हुआ, जो ये चक्र जो साइकिल जो ये चलता रहता है कि, तो उसको क्या कहते हैं, आर्तव चक्र बोला जाता है। 45 से 40 की उम्र में क्या होती है, रजो निवृत्ति हो जाती है। 45 से 40 जब उम्र होने लगती है महिला की, मतलब अंडाणु उसमें बनना बंद हो जाते हैं, वो प्रेगनेंसी करने के, फिर उसमें क्या प्रेगनेंसी की प्रोसेस नहीं होती, तो इसे कहते हैं रजो निवृत्ति। मतलब मासिक धर्म से क्या हुआ, अब उसकी निवृत्ति हो गई, मासिक धर्म आना बंद हो गया, इसे बोलते हैं रजो निवृत्ति। रजो धर्म तभी आता है जब मूचित अंडाणु निषेचित नहीं होता है। जब मतलब जो रजो धर्म कब आता है, जैसे कि अंडाणु बना और वो शुक्राणु से निषेचित की प्रक्रिया नहीं हुई, निषेचित नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तभी क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और तभी कहते हैं रजोधर्म आ गया। रजोधर्म की अनुपस्थित गर्भधारण का, अगर आपको रजोधर्म नहीं आया फीमेल में, तो इसका मतलब क्या है, कन्फर्म वो क्या है, प्रेग्नेंट हो गई है। जैसे कि एक बार आया, आने के बाद दूसरे मंथ में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई है।
इसके अन्य कारण तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर नहीं आया और वो महिला का एग फर्टिलाइज़ नहीं हुआ है, वो मतलब अंडाणु से शुक्राणु नहीं फर्टिलाइज़ हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, उसकी स्वास्थ्य की निर्बलता हो गया, उसका मानसिक तनाव हो गया कि वो बहुत स्ट्रेस ले रही है, या फिर कुछ जैसे कि स्ट्रेस ले रही है, या फिर कुछ ज़्यादा सोचती है, या फिर उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया है, वो कुपोषित है, तब नहीं आता है रजोधर्म। 15 से 5 से 13 दिन, 5 से 13 दिन जो होते हैं वो कौन सी प्रवस्था कहलाती है? पुट्ट की प्रवस्था। पुट्ट की प्रवस्था ये है। 5 से 13 दिन की कौन सी प्रवस्था है? पुट्ट की प्रवस्था। हम डालना भूल गए थे, इसी वजह से आपको दिखा दे रहे हैं ये कौन सी पुट्ट की प्रवस्था है। इस प्रवस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुट्टक में वृद्धि होती है। जो गर्भाशय के भीतर प्राथमिक पुट्टक होता है, प्राथमिक अंडाणु जो होता है, उसके ऊपर कौन सी जोजबा ग्रैन्युलेशा की जो परत होती है वो चढ़ी होती है, उसका क्या होता है? विकास होता है, उसका डेवलप होता है, और द्वितीयक पुट्टक में क्या होता है? बदलता है। सेकंड है, गर्भाशय में प्रचुरुद्ध भवन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोनों की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। मतलब पीयूष ग्रंथि और जो अंडाशय हार्मोन्स होते हैं, जो ये बदलाव होते हैं अंडा और गर्भाशय में, ये इन्हीं के द्वारा अंडाशय हार्मोन्स और पीयूष ग्रंथि के द्वारा होते हैं। पुट्टक प्रवस्था के दौरान गैनोडोट्रोपिक एलएच और एफएसएच क्या करता है? का स्त्राव धीरे धीरे करता है। गैनोडोट्रोपिक कौन स्त्राव करता है? तो गैनोडोट्रोपिक स्त्राव करता है। अभी आपको हमने पहले भी बताया था। यह स्त्राव पुट्टक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुट्टक द्वारा एस्ट्रोजन के स्त्रावण को क्या करती है? उद्दीपित करती है। अब देखेंगे अंडोत्सर्ग प्रवस्था क्या होती है। एलएच तथा एफएस दोनों ही आर्तव चक्र के माध्यम से लगभग 14 दिन के अपनी उच्चतम स्तर को क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। मध्य चक्र के दौरान एलएच का तीव्र स्त्रावण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे एलएच सर्ज कहते हैं। मतलब जब ज़्यादा स्त्रावण होने लगता है एलएच का, तो उसको एलएच सर्ज बोला जाता है। यह ग्राफी पुट्टक को फटने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? ग्राफिक जो पुट्टक होता है, जो अंडाणु के ऊपर की जो पुट्टक होती है, उसको फटने के लिए प्रेरित करता है। एलएच हार्मोन्स के कारण अंडाणु क्या होता है? मूर्छित हो जाता है, यानी अंडोत्सर्ग होने लगता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है। पीत प्रवस्था क्या होती है? 15 से 28 दिन की होती है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रवस्था आती है। जब अंडोत्सर्ग होता है उसके बाद कौन सी प्रवस्था आती है? पीत प्रवस्था आती है, जिसके दौरान ग्राफी पुट्टक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड जो कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। जो ग्राफी पुट्टक होती है किसका रूप धारण कर लेती? कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेती। पीत पिंड भारी मात्रा में क्या कौन सा हार्मोन से स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण करता है। अब देखते हैं, जब निषेचन नहीं होता है तो पीत पिंड में हास हो जाता है। पीत पिंड क्या होता है? खत्म हो जाता है, उसका हास हो जाता है, वो टूट जाता है। यह अंतः स्तर का क्या होता है? विखंडन हो जाता है। अंतः स्तर जो होते हैं, जो मतलब यानी कि अंडाणु और गर्भाशय की जो परत जुड़ी होती है, उसका क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है, और रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है। संघ भरता वेप दौरान आर्तव चक्र सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं आता। मतलब जैसे निषेचित हो जाता है तो क्या प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी आने के बाद तो भाई मैं जब प्रेगनेंसी हो गई, फर्टिलाइज एग हो गया, और पेट में क्या है? गर्भाशय में शिशु हो गया, तो 9 से 10 महीने तक क्या होता है? रजोधर्म नहीं आता है, रजोधर्म बंद हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं, कि औरत प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा होने वाला है, तो मतलब यानी कि अब महिला क्या होती है? प्रेग्नेंट हो जाती है। तो भैया मिठाई बांटो। अब रिप्रोडक्शन फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन की लाइफ में कौन कौन सी फेज आती है? सबसे पहले 11 से 12 की जब अवस्था होती है लड़कियों की, तब जब किशोरावस्था स्टार्ट होती है तो रजोदर्शन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? रजोधर्म आना स्टार्ट होता है। यहाँ से ये प्रजनन के लिए तैयार हो जाती हैं। 12 से 50 ईयर की जब होती हैं, जिसको रजोधर्म कहते हैं। फिर 50 साल के बाद इनकी क्या होती है? रजोनिवृत्त, मतलब उनमें मासिक धर्म नहीं आता है, और डेथ तक इनके मासिक धर्म नहीं आता है। अब आइए चित्र के द्वारा जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम दिया है उसके थ्रू समझ लेते हैं क्या कहा गया है।
ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या हम इसमें करते हैं, देखो पीयूष हार्मोन्स हो गए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये कौन सा हार्मोन्स स्रावित करती है, FSH और LH स्रावित करती है। फिर उसके बाद अंडाशयीय घटनाएं होती हैं, अंडाशयी हार्मोन्स स्तर और गर्भाशयीय घटनाएं। फिर यहाँ पे रजोधर्म हो गई, ये क्या होती है, 0 से 5 दिन की होती है, यहाँ तक होती है। फिर उसके बाद पुटकी प्रवस्था, ये पुटकी प्रवस्था होती है, तो पुटकी प्रवस्था होती है 5 से 15 दिन की होती है। फिर उसके बाद 5 से 15 दिन की होती है। फिर उसके बाद 14 से 16 दिन की जो प्रवस्था होती है, 14 से 16 दिन की जो प्रवस्था होती है उसको स्रावी प्रवस्था कहते हैं। स्रावी उसको अंडोत्सर्ग प्रवस्था कहते हैं, इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग प्रवस्था। और उसके बाद जो ये प्रवस्था हो गई इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको स्रावी प्रवस्था कहते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जब स्रावित हुआ आपका FSH स्रावित हुआ, तो पहले ये सामान्यता स्रावित हुआ, सामान्यता स्रावित होने के बाद ऊपर उठ गया। अब देखते हैं, फिर उसके बाद एक एग बना जिसको प्राथमिक पुट्टक कहेंगे। प्राथमिक पुट्टक के ऊपर कौन सी लेयर चढ़ी होती है, जोजोन्सा ग्रैन्युलोसा की लेयर चढ़ी हुई होती है। प्राथमिक पुट्टक से क्या बना, द्वितीयक पुट्टक बना। द्वितीयक पुट्टक में कौन सी पाई जाएगी ऊपरी लेयर, जिसको कहते हैं थीका। फिर थीका के बाद पाएगी बनेगा तृतीयक पुट्टक, जिसमें थीका स्टर्ना सबसे ऊपरी लेयर होती है। थीका स्टर्ना के बाद जब बन गई ये लेयर, फिर उसके बाद क्या बना, ग्राफी पुट्टक बना। ये क्या हो गया, ग्राफी पुट्टक बन गया। ग्राफी पुट्टक बनने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे अंडोत्सर्ग हुआ। और जब अंडा फटा तो उससे क्या निकलेंगी, उससे निकला द्वितीयक अंडाणु। यही होता है, ये अंडाणु क्या करता है, शुक्राणु से क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। इसकी अवधि होती है 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में अगर आ गया शुक्राणु तो फर्टिलाइज होकर के प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर नहीं आया तो ये फट करके क्या होगा, बाहर निकलेगा और रक्त स्रावित होने लगेगा। और उसके बाद क्या बनना, ये बनी, इसमें ऊपरी परत क्या होती है, कार्पस ल्यूटियम की होती है। कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। उसके बाद देखो दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन बना। कार्पस ल्यूटियम किसको, प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। और फिर यहाँ पे एस्ट्रोजन स्रावित पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा। और उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरॉन पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा। जब घट गया फिर उसके बाद जो धर्म की जो ये लेयर बनी है, जब यहाँ पे सब भैया जब सब नीचे आ गए, यहाँ तक तो प्रेगनेंसी की लेयर थी। उसके बाद जब सब ये आपका FSH भी गिर गया, आपका जो LH है वो ऊपर उठ गया। और ये इसने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल बंद कर दिया, ये खत्म हो गया, नष्ट हो गया। जब आपका द्वितीयक अंडाणु है, जब ये नष्ट हो गया तो क्या, और फिर उसके बाद आपका नीचे जो प्रोजेस्टेरॉन है वो भी, जो आपका ये एस्ट्रोजन है ये गिर गया और आपका प्रोजेस्टेरॉन भी गिर गया। तो यहाँ पे सारी सब कुछ यहाँ क्या होगा, टूट गया, विखंडन हो गया। उसके बाद क्या होगा, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। आपका रक्त स्त्राव, जो रक्त होगा, जो मासिक धर्म होगा वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ इसको कहेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हुई। और अब जब फिर से क्या होगा, जो आर्तव काल होगा, यहाँ से दोबारा फिर से ऐसे ही चालू हो जाएगा। तो यह साइकिल जो होता है कंटिन्यू चलता रहता है। अगर आपको अब यहाँ से ये टॉपिक समाप्त हुआ, कल जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अपना अगला टॉपिक देखेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।